5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने आपके पास है और वैकेंसी भी इस बार ज्यादा थी, अगले आगे आने वाले वक्त में भी ठीक ठाक वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम भी एसएससी टाइम पे करा रही है, मालूम है। अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप कुछ और अच्छा कर लोगे तो अभी छोड़ दो, क्योंकि डबल माइंडसेट से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कच्चा बादाम फेमस हो गई, अभिनव अरोड़ा फेमस हो गया, मैं भी कुछ ऐसा कर लूंगा, तो अभी से आप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मालूम ही नहीं है कि कहां पहुंचना है तो जीपीएस कैसे लगाएंगे। मैं देखता हूं तैयारी के दौर में बच्चे अपनी सच्चाई से ही वाकिफ नहीं है। उन्हें मालूम है कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, मॉक में जब तक 150 नंबर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि नहीं मैं सिलेक्शन ले लूंगा, और ये गलत उम्मीदें बाद में हमें दुख देती हैं। देखिए, फेल होने की संभावना हर जगह रहती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बट फेल होने का डर अगर हर वक्त रहेगा कि फेल हो गया तो क्या होगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो हमेशा ये कहते रहते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि डर एकदम नहीं होगा, बस हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर भी उसी को है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मान लो कि इस बार आपका प्री नहीं हुआ, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी जंग लड़नी होगी, कोई हारोगे कोई जीतोगे, आगे तक वही जाएगा जो रुका नहीं है, जो लगातार मेहनत करता रहा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार नहीं हुआ है पेपर अच्छा, कोई बात नहीं, बट आगे तो बढ़ना है, अगले साल तो सिलेक्शन लेना है। आप रुक क्यों गए हो, आपने तैयारी को छोड़ क्यों दिया है। क्या लगता है हर बार कि लास्ट के 2-3 महीने में आप सब कुछ पढ़ लोगे, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको सही तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए 5 से 6 महीने की सीरियस तैयारी करनी ही पड़ेगी। और देखिए, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट पढ़ेंगे नहीं तो जीवन कैसे बदलेगा। सबका मन है शादी करने का, सबका मन है घर बसाने का, बट अगर नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में क्यों देगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सोचिए क्या होगा अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगली बार भी नहीं हुआ, कितनी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, आप कितने टूट जाएंगे, घर वाले कितने बिखर जाएंगे, कभी सोचा है आपने। और जीवन में क्या ही बचेगा करने को। तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि यह सिचुएशन डू और डाई वाली है, हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक बार अगर वक्त फिसल गया तो सिर्फ मलाल रह जाएगा कि अच्छा मौका था, सब पढ़ा रहे थे, सारे टीचर मेहनत कर रहे थे और हमने फिर भी नहीं पढ़ा और आज हम यहां पर हैं। एक बात आज बैठकर सोचना कि कितना सच में हम पढ़ रहे हैं, कितने हमारे मॉक में नंबर आ रहे हैं। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ऊपर ऊपर से एनालिसिस कर लेते हैं, चाहे 75 कर रहा हूं, 150 आ रहे हैं मॉक में, ना कभी सटीक तरीके से एनालिसिस करते हैं, ना देखते हैं कि उनकी गलतियां कहां हो रही हैं। उनको लगता है कि मात्र सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस जानना और सिलेबस खत्म करना सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है, कि आपको पता हो कि पेपर में आता क्या है। कई लोग अभी तक पेपर के पैटर्न से वाकिफ नहीं है कि भैया प्री क्वालिफाइंग हो गया है। जरूरी नहीं है कि प्री में आप 25 के 25 सवाल ही मैथ्स में सही करें, आपको चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-5 6-6 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना उनको इंग्लिश से मतलब है, हर बार उनका एक ही तरीके का रोना है, जीएस में 3 नंबर आते हैं। कोई नहीं सुनेगा ये 3 नंबर वाली बात, क्यों आते हैं 3 नंबर। बच्चे तो जीएस में 25 में 20-20 सवाल भी सटीक करके आ रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं और प्री निकल रहा है उनका। तो आप ये सब बहानेबाजी अब छोड़ दो। अब तैयारी मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब सिर्फ पेपर के अंदर टाइम मैनेज नहीं करना, अब घर पे भी जो बच्चा ठीक तरीके से टाइम मैनेज करेगा, मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। वरना कभी प्री 2 नंबर से रुक जाएगा, कभी मेंस 4 नंबर से रुक जाएगा, कभी कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होगा। मैं आप सबको इस टॉपर्स बैच में मैथ्स पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैथ्स, और बताता रहूंगा कि तैयारी कैसे कैसे करनी है। आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा कि तुम्हारी जीएस की तैयारी कैसी है, तुम्हारी रीजनिंग की तैयारी कैसी है, तुम्हारी मैथ्स की तैयारी कैसी है। मेरा काम बस इतना है कि मैं पेपर के अंदर वो जो 25 सवाल प्री में आएंगे और 30 सवाल मेंस में आएंगे, उनको कैसे कम वक्त में करा दूं, ताकि आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर वक्त दे पाए। ये मेरा टारगेट रहेगा। आप अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करके बैठे हैं तो ये मान लीजिए कि आप 25 के 25 सवाल सही, वो भी 15 मिनट में, 30 के 30 सवाल सही, वो भी 30 मिनट में, कभी नहीं कर पाएंगे। सिलेबस खत्म करने से स्पीड का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है, बट थोड़ा सा जाम आता है, आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, क्लच पे पैर रखते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वहां गेम प्रैक्टिस का है। आप 30-35 की स्पीड से तो ऊपर कार चला ही नहीं सकते सीखने के बाद, वो तभी चला पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो यहां पे भी वही फंडा है, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, यानी आपने जान लिया है ये क्लच है, ये ब्रेक है, लेकिन कब कैसे माइक्रो सेकंड में ऐसे रिफ्लेक्सेस सेट करना कि तुरंत दबा दें कुछ भी बात हो, वो तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो हम इस बैच के अंदर किस किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं ये सारी बातों पे बात करूंगा। ये जो हमारा बैच है ये किसी भी एग्जाम के लिए है। कोई भी बच्चा जो मैथ्स में पूरे नंबर नहीं ला पा रहा है, 25 में 20 ही सवाल सही कर पा रहा है, ये उनके लिए है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जो गणित इसमें पढ़ेंगे तो कहीं भी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका अटेम्प्ट कौन सा है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत लोगों का होता है, आपका भी हो जाएगा। अटेम्प्ट से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। पहले में भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पहले में उत्साह ज्यादा रहता है। कई लोग सोचते हैं पहले अटेम्प्ट में मेरे 140 आ गए, अगले में 280 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे 2-2 4-4 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल होगा। जो उत्साह पहले अटेम्प्ट में रहता है वो बाकी अटेम्प्ट में तो रहेगा भी नहीं। तो कोशिश करिए कि पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो इसी में सिलेक्शन ले लें। आप सोचते हैं कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका भी जवाब है नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको लगता है कि रिवीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे आप इंग्लिश चाहे रीजनिंग किसी की भी बात करें, आपको वक्त वक्त पे रिवाइज भी करते चलना पड़ेगा, वरना जो पीछे पढ़ेंगे वो भूलते जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको ये 6 महीने इस तरीके से पढ़ने हैं कि जो इन 6 महीने में आप सब कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, तभी आप पेपर के अंदर वो सब उड़ेल पाएंगे। किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दें, ऑलमोस्ट सबका वेटेज बराबर है, तो सबको बराबर टाइम देना पड़ेगा और अभी से देना पड़ेगा। ये नहीं कि प्री आएगा तब मैं लास्ट के 2.5 महीने में जीएस पढ़ लूंगा, बिल्कुल नहीं। आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इतनी सी बात हो गई। किसी को लगता है कि पीवाईक्यूएस की इंपॉर्टेंस, तो पीवाईक्यूएस की इंपॉर्टेंस है, 70% तक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यूएस करने से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते।
आपको जो पेपर अभी चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 2017 में कितना मुश्किल पेपर आ गया था, और अभी भी 2018 में भी एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें लोगों को नानी याद आ गई थी। अभी भी आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ भी छोड़े ही ना, ये मौका दे ही ना कि हमने ये छोड़ दिया था और वहीं से सवाल पूछ लिया। हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, इन 4-5 महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अभी लगता है कि पेपर 5-6 महीने बाद है, तो अभी आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं कि ये टॉपिक खत्म हो गया, आपने अलजेब्रा ट्रिको का एक मॉक दे दिया। आपको लगता है नहीं मेरी तैयारी अच्छी है, तो आप कंबाइंड मॉक दे सकते हैं। एक मॉक तो आपको हर वीक में देना ही देना है। कुछ लोग पूछते हैं मेंस की तैयारी कब से शुरू करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बैच के अंदर हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही करेंगे, हर लेवल के सवाल करेंगे, कुछ बचेगा नहीं। वैकेंसी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, वो सरकार का काम है, वो देगी। कॉन्फिडेंस आप सोचते नहीं आ रहा है, तो वो तभी आएगा जब आप पढ़ोगे। आप देखना किसी दिन आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, उसके बाद शाम को आपको अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन होगी, या आप 4 घंटे तक रील देख लेना, उसके बाद आपको अलग सी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो कॉन्फिडेंस काम करने से आता है। जब भी आप टाइम वेस्ट करेंगे, जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, चीजों को कल पे टालेंगे जो कभी आता नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहेगा और फिर आपको स्ट्रेस होने लगे। आप चाहते हैं खुश रहना, कॉन्फिडेंट रहना, तो आपको हर दिन काम करना है, कोई भी दिन छोड़ना नहीं है। हाई कट ऑफ छोड़ दीजिए कि हाई कट ऑफ जा रही है, मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आप ही अपने आप पे सेल्फ डाउट करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? आपको तो ये उम्मीद रखनी है, नहीं मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? जब कोई एक कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट देनी है, हर सब्जेक्ट को ये मान के चलना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के ना प्री निकलेगा ना मेंस निकलेगा, ठीक है? तो कल पे चीजें टालिए मत, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। आज आता है और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। आज तुम फिर कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा तब आज की तरह, तब फिर तुम कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे, तुम आज भी यही कर रहे हो। कब मेहनत करोगे भगवान जानता है। अभी तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, जहां तक मैं देख पाता हूं। और जब वक्त बहुत कम रह जाएगा तब लगेगा अरे यार 1-2 महीने और मिल जाते तो शायद ऐसा कर लेता। सबको यही लगता है 1-2 महीने और मिल जाते, जबकि अभी वो 1-2 महीने मिले हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं जितना भी आपके जले पे नमक छिड़क सकता था मैंने छिड़कने की कोशिश की। मैं ये बताना चाहता हूं अभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ना रिश्तेदारों में ना कहीं और। तो आप सबसे ये विनती है, ये मान करके आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कि हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अभी सोचिए। अपने आप मन करेगा मेहनत करने। तो इस बैच में हम कैसे पढ़ेंगे? आज मैं कुछ सवाल भी कराऊंगा, कोई टॉपिक नहीं करा रहा हूं, मिसलेनियस क्वेश्चन ही करके आपको दिखाऊंगा कि कहां कमी है। आप देखेंगे कि क्या ये अप्रोचेज आपके पास हैं या नहीं है। इस बैच का नाम टॉपर्स बैच है, मैथ्स स्पेशल। इसकी पहली क्लास आज है, ठीक है? क्या क्या हम पढ़ेंगे इस टॉपर्स बैच में, किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी में सीडीएस, सीसेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएसआई में आरओ, एआरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, चाहे वो कोई अदर स्टेट एग्जाम है या फिर रेलवे का एग्जाम है, तो सब में जो गणित आती है, कहने का मतलब हम कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। हम इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, हम इसमें सर्ड इंडाइसिस भी पढ़ेंगे, हम इसमें सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी हर तरीके की पढ़ेंगे, एनटीपीसी में आए हुए सवाल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बैच में एक चीज थोड़ी सी अलग है बाकी बैचेस से, वो ये है कि हमने आपको 180 वीडियोज आपके मुंह पे फेंक के मारी है। हमने ये कहा है कि 180 वीडियो, अगर आपको लगता है कि आपका गणित बिल्कुल वीक है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कल से टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा, तो आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख के आना। अगर आप टाइम एंड वर्क बिल्कुल कुछ नहीं जानते उसके बारे में, तो एक बेस आपका बन जाएगा, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने खुद बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, तो मैं और नए अंदाज में पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। आपको लगता है नहीं मेरा बेस तो अच्छा है, मैं टॉपर बनना चाहता हूं इसलिए मैं यहाँ आया हूं, तो आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यानी हमने कंप्लीट मैथ्स का पैकेज भी आपको दे दिया है कि आपको एक दिन में 4 वीडियो पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप पढ़ के आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं वो बिल्कुल एज इट इज पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको बहुत अंतर मिलेगा इन लाइव क्लासेस में। आप देखेंगे यार उन वीडियो से हमने सीखा था तब लगा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बहुत सारी नई चीजें भी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न आप इस लाइव बैच में सीखेंगे मेरे साथ। सिलेबस वही सारी चीजें हैं। नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में सब कुछ हम पढ़ते हैं। जैसे सिलेबस में तो ये 3 बातें लिख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालना भी सीखते हैं। प्राइम नंबर्स पे ही हम इतने ज्यादा सवाल करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कोई सवाल आया हो, सब कुछ। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक है। बट आप ये नहीं सोचेंगे कि जैसे ये टॉपिक दे दिए, ये टॉपिक इस तरीके से लिखे हुए हैं, जैसे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस बार आपने देखा उन्होंने लीनियर इक्वेशन पे सवाल पूछ ले, ग्राफ नहीं पूछा। इस बार के सीजीएल 2024 में लीनियर इक्वेशन पे 8-10 सवाल पूछे। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है जब उसमें 3 वेरिएबल हो, तो वो भी सीखेंगे। बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आप 100% सवाल कर पाए। तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि ज्योमेट्री में शुरुआत कहां से हो रही है, सिमिलरिटी। क्या हम सेंट्रोइड नहीं पढ़ेंगे, हम सर्कम सेंटर नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज्योमेट्री की ही 60-70 क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हम 25 से मैक्सिमम 30 क्लासेस में ज्योमेट्री खत्म करेंगे, यानी कम वक्त में 100% पढ़ेंगे। आवाज जा रही है सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चे को नहीं होनी नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी पहली क्लास अभी तक ठीक चल रही है, वरना जब भी हमने कभी पहली क्लास स्टार्ट की तो हमेशा दिक्कत आई है। आवाज भी ठीक जा रही है? चलो, 2 लड़कियां आज हमारी क्लास में बैठी हैं देखने के लिए। आता तो इनको गणित में कुछ नहीं है, बट फिर भी कोशिश कर रही है बेचारी। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। ये मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन में इन्होंने ट्रायंगल दे दिया, जिस तरीके से भी हम पढ़ सकते थे। हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन क्या है, बार डायग्राम क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि कब क्या पूछ लिया जाता है पता नहीं है। आपने देखा होगा सीपीओ 2020 में इतने नए सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन पे आए थे कि उन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मीडियन पूछ लिया था, मॉड पूछ लिया था, और किसी बच्चे को नहीं आता था। अब आप भूल गए, एसएससी भुला के फिर पूछ लेगी। यानी वो सब भी हम पढ़ेंगे अलग से। क्या ऐसी चीजें हैं स्पेशल जो आपको इस बैच में मिलेंगी? जैसे आप समझेंगे डिजिटल सम का उपयोग कैसे करना है, आप समझेंगे बीबी डिजिटल सम का उपयोग कैसे करना है, आप समझेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का क्या यूज है। बाकी के अदर चैप्टर्स में भी, प्रॉफिट लॉस में भी सिंप्लीफिकेशन का यूज है। हाँ जी है, सिंप्लीफिकेशन का यूज अलजेब्रा में भी है। ये सब सीखेंगे। एपीजीपी एचपी से कैसे हम सवालों को खत्म करेंगे, ये आप सीखेंगे। आप सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल कहां लग सकता है, आप सीखेंगे यूनिट डिजिट कहां लग सकती है, आप सीखेंगे लास्ट 2 डिजिट कहां लग सकती है। आज की क्लास में भी आप 1-2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको।
हाउ टू यूज रेशियो, रेशियो का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, परसेंटेज का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सब स्पेशल चीजें हम बैच के अंदर क्लास के दौरान ही सीखेंगे। होता क्या है, हम सिलेबस खत्म करा देते हैं, आप मॉक में प्रैक्टिस करते हो, आप लगा ही नहीं पाते हो ना, कभी आपके दिमाग में आ पाता अच्छा डिजिटल सम लगाना था, जब पेपर देके आप आ जाते हो फिर दिमाग में आता है ओ शिट यार मैंने सवाल को इतना लंबा किया, ये तो डिविजिबिलिटी से हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है वैसे। जब हम लगातार 4 से 5 महीने सोचिए बैच के अंदर इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में रास्ते एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप सवाल देखते ही समझेंगे ओ ये तो यूनिट डिजिट से करना है, ओ ये तो लास्ट 2 डिजिट से करना है, अच्छा ये इसमें तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये सब चीजें हम बैच के साथ साथ आपको सिखाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेंगी, जो भी बेस्ट सवाल होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 8-10 हजार सवाल आपको दे दिए, कोई मतलब नहीं है, वो कभी पूरे हो भी नहीं पाएंगे। और अगर मैंने आपको 8-10 हजार सवाल दे भी दिए तो मैं आपको बता दूं आप बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो बहुत लिमिटेड मात्रा में आपको सवाल मिलेंगे जितने आप कर सकते हैं। 1800 से 2000 सवाल प्रीवियस ईयर मिलेंगे और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उतना काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपको अच्छा तैराक बनना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे समुद्र को तैर कर आए, कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर छोटी छोटी नदियों में अच्छे से तैरना सीख लिया तो जब जरूरत पड़ेगी समुद्र में भी तैर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि मैंने आपको इतने सवाल दे दिए और फिर कहा इससे बाहर कुछ नहीं है। अरे भाई इससे बाहर तो वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाएगा ना। हमने तो खुद एग्जाम दिया है, खुद तैयारी की है, जो टीचर मोटे मोटे नोट्स दे देते थे हमें बड़ी गुस्सा आती थी कि बेवकूफ है, इसको पता नहीं मुझे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो मैं इस चीज को भली बात ही समझता हूं क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम निकाला है कि हम आपको ओवरबर्डन नहीं कर सकते ताकि आपके और सब्जेक्ट्स पे भी असर पड़े। इसीलिए बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते कि मैं गणित पढ़ाता हूं तो मैं गणित की महिमा इतनी गा दूंगा, इतने सवाल दे दूंगा, आप उसी में पागल देंगे, बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वो सब भी हम क्लास में भी करेंगे और मॉक टेस्ट आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको डलवाते रहेंगे ताकि आपके पास मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे। अच्छा 30 मिनट में 30 सवाल करने थे, मजा आएगा कहने का मतलब आपको पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए आप कुछ एक सवाल करते हैं, 15-20 सवाल करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए आज आपका टेस्ट है, आज कुछ नहीं आपका क्या है टेस्ट है। तो आपका टेस्ट शुरू करते हैं और 20 सवाल पूछेंगे आपसे, ज्यादा नहीं। और फिर आप सवाल करेंगे, मैं आपको 15-15 20-20 सेकंड दूंगा क्योंकि आप टॉपर्स बैच में आए तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको थोड़ा बहुत आता होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूं और कुछ एक सवाल होंगे जो पेपर में आए हुए हैं, कुछ एक सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछता हूं और फिर देखूंगा आपकी अप्रोच क्या है, फिर आप मेरी अप्रोच देखेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको कैसे सोचना सिखाऊंगा। अब मैं सांस ले लेता हूं और आपको पहला सवाल दे देता हूं। एक सवाल एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में पूछा गया जो 2022 में हुआ था। बच्चों को क्लियर दिख रहा है? अच्छा बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड डाउट कम होंगे, इस बात से रिलेटेड डाउट ज्यादा होंगे कि सर आप केयरविल पे क्यों पढ़ा रहे हो। ये मुझे पता है, सबसे ज्यादा डाउट ये है कि क्यों पढ़ा रहे हो। तो क्यों का तो कोई आंसर नहीं है। आप मुझे बताओ कि क्यों का क्या आंसर हो सकता है। मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है। इससे पहले भी मैं कहीं पढ़ा रहा था, अभी भी मैं अभिनव मैथ्स पे भी पढ़ा रहा हूं। अभिनव मैथ्स क्या लगता है आपको कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन देता है? अभिनव मैथ्स की थोड़ी अपनी टेक्नोलॉजी, किसी और की टेक्नोलॉजी पे मैं पढ़ा रहा हूं। यहां पे मैं प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने लगा क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो मैक्स से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। और जब कैरियर से बात हुई आज से 2 महीने पहले, हम और सर मिले थे तो उन्होंने कहा कि अरे आप आजकल इतनी अच्छी और नई चीजें पढ़ा रहे हो तो आपको तो कैरियर के बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। 2 महीने में मैं सोचता रहा, फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि ठीक है। मैंने इससे पहले भी जब मैं अभिनव मैथ्स में भी पढ़ाता था और कहीं और भी पढ़ाता था उसके साथ भी कैरियर में एक बैच खत्म किया था। और कई लोगों को ये लगता है कि सर ने कैरियर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कुछ बोला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने गलत कभी नहीं बोला। मैंने गलत चीजों पे आवाज उठाई है और वो हमेशा उठाई है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, हमेशा। तो आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है, इतनी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और इतना परेशान नहीं होना है। मैं पढ़ा रहा हूं, आपने पढ़ना है। मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा और गारंटी दूंगा कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो कुछ छूटेगा नहीं। बाकी और क्या बात है उन सब पे भी चर्चा करेंगे। एक सवाल जैसे आपके सामने आया, जैसे मेरे सामने ये सवाल आता तो मैं कैसे करता। आप में से बहुत सारे लोगों को एक बात पता होगी, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। आप सब जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि ए और बी और सी का सम अगर 0 हो, ए बी और सी का सम अगर 0 हो तो हम जानते हैं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होता है। ये जानते हैं, आप सब जानते हैं। अगर माइनस भी लगा हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, माइनस सी है और ये 0 है, तब आप कहेंगे ए की क्यूब होगी, माइनस बी की क्यूब होगी और माइनस सी की क्यूब होगी और 3a और माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये 3abc आ गया प्लस का, ये क्या आ गया 3abc प्लस का आ गया। यानी जिस बच्चे को भी ये बात पता है कि अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है, जैसे 1.6 माइनस 0.9 और माइनस 0.7 का सम 0 आ रहा है, तो ये बात तो तय हो गई कि इसका जो उत्तर होगा वो 3 और 1.6, 0.9 और 0.7 होगा। ये आपको पता चल गया कि इसका उत्तर नेगेटिव नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक बात और पता चल गई कि जब मैं 3 पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करूंगा 0.6, 0.9, 0.0, तो जो दशमलव आएगा वो 3 संख्या के बाद आएगा। 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा। इसमें तो 2 संख्याओं के बाद ही दशमलव आ रहा है, यानी 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा तो ए उत्तर होगा। यानी इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हम बस इतना देख सकते थे कि मैं, अब बच्चा ऑप्शन देखेगा ही नहीं, यहाँ पे गुणा करना चालू कर देगा। 16 तिया 48, 9 सत्ते 63, ओ फिर यूनिट डिजिट देख रहा है, फिर बाद यूनिट डिजिट तो सेम हो गई सबकी। क्यों भाई, क्या खाली यूनिट डिजिट से सवाल होंगे? इस सवाल को कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा मात्र 1 सेकंड में कर सकता था कि इसका उत्तर 3abc होगा और 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, उत्तर पॉजिटिव होगा। एक ही ऑप्शन है ए, करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो, मैंने अब ये एक बार बता दिया कि आप यही वाली बात अगले सवाल में लगा के बता सकते हो। अगले सवाल में रिचा जी आपको आ रहा बात समझ, सब सही चल रहा है? रिचा जी बड़ी खुश है, कह रही कि बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनसे कभी मिलिएगा, ये अपना फोन नंबर दे देंगे, आप लोग इनसे बात कर सकते हो और इनसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। पहले ये पंडित हुआ करती थी और लोगों का हाथ देख के उनको भविष्य से भटकाया करती थी। एक सवाल ये है, ये सवाल सीजीएल प्री 2022 में है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपने देखा कि ऐसा सवाल 21 में भी आया और फिर 22 में आ गया।
यानी एसएससी अपने पैटर्न पे स्टिक है 70-80%। केवल वो 20 से 30% ही नई चीजें पूछती है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्यादा महत्व है कि हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना है। जब हमने एक रास्ता देखा हुआ हो तो हम झट से गाड़ी दौड़ाते हुए उस पर चले जाते हैं, लेकिन हम जब पहली बार किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं तो बार बार पूछना पड़ता है रुक रुक के। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि ऐसा लगे सवाल देख के ये तो कितनी बार किया था। अब जैसे ये सवाल है तो ये बात तय हो गई कि इसका जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये बात तय होगी ऋचा जी, क्योंकि माइनस एक ही संख्या में, तो 3 -3 ABC आएगा। माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव वाले उत्तर नहीं हो सकते, ये उत्तर नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि 3 ABC जब मैं करूंगा 3 A यानी कि 25 और ये -75 और ये 50, आपने देखा कि भाई ये 25 25 25 यानी 3 बार 25 है। आपको नहीं लगता कि 25 पंजे 125 में ये कह सकता हूं कि संख्या जो भी होगी वो 125 से कटेगी, बल्कि कटेगी तो वो और ज्यादा से 625 से भी कटेगी। बट अगर मैं 25 से ऊपर देखूं कोई संख्या तो 25 पंजे 125 यानी संख्या 125 से कटेगी। अच्छा, 125 से कौन सी संख्याएं कटती हैं मालूम है आपको? 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 5 से कटता है। 25 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। 125 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं। सवाल अलजेब्रा का है, रूल क्या लग रहा है? डिविजिबिलिटी, वो भी किसका? 125 का। मैं जानता हूं 125 से ये 450 नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता, 250 कटेगा। इज द करेक्ट। पिछले सवाल में क्या लगा? दशमलव वाली चीज लगेगी, दशमलव 3 स्थान पे आएगा। इस सवाल में क्या लगा कि उत्तर तो माइनस होगा लेकिन 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंकों का 125 से कटना जरूरी। कटना हमेशा जरूरी है, सबका कटता है। मैं एक ही बात कहता हूं कि कटने से पहले कट लो। अगर आप इस फंडे पे चलेंगे तो जीवन में दुख कम से कम आएगा। मेरी बात समझ गए? ये चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि हम जब बैच पढ़ेंगे, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो मैं ऐसा नहीं होगा कि अलजेब्रा पढ़ा के गुणा भाग करके आपको सिखाऊंगा नहीं। अब आप डिजिटल सम लगाते, आपको नहीं लगता कि इन चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना ही अपने आप में मुश्किल काम था? क्या माइक्रो सेकंड में निकल जाता है डिजिटल सम? बिल्कुल भी नहीं। टाइम लगता है ना डिजिटल सम निकालने में, और हमारे वाले फंडे में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हम डिजिटल सम को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे, लास्ट प्रायोरिटी डिजिटल सम को। हमारे लिए डिजिटल सम सबसे लास्ट में, उससे पहले हमारे लिए यूनिट डिजिट है, उससे पहले हमारे लिए लास्ट 2 डिजिट है, उससे पहले हमारे लिए डिविजिबिलिटी है, तो कहीं जाके हम डिजिटल सम देखेंगे। बात आई समझ? सबको बात आ रही है समझ? ऐसा कोई बच्चा नंगा पुंगा जिसको ना ही हो समझ, कोई कोरिया का बच्चा? एक सवाल ये मैं देख रहा था, ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया, लिखा नहीं है इस पे, लिखे हुए पे कोई दाल गिरा गया था। ये सवाल सीजीएल 2023 में आया। मैं इस सवाल को मौखिक बता सकता हूं, ओरली, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। ये सब चीजें तो आप सीखनी पड़ेंगी अगर गणित को फास्ट करना है। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीसेट की कर रहे हैं, चाहे आप सीपीयू की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई सिर्फ कम से कम वक्त में आसान सॉल्यूशंस की है। वो हम इस बैच में सीखेंगे। आप लाख सिलेबस खत्म कर लीजिए, जब तक कि आपको कम वक्त में सवाल करना नहीं आएगा तब, और वो भी ऐसे सॉल्यूशन के साथ कि आपका दिमाग ना थके। सोचिए मेंस के मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया कि 30 सवाल आपने बिना दिमाग थकाए कर दिए, तो आप रीजनिंग में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आपको वो 30 सवाल आते हैं बट आपने टाइम भी ज्यादा ले लिया और मुश्किल तरीकों से करे, आपका दिमाग थक जाएगा, आप रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो वो चीज हमें सीखनी है और आपको सिखानी है। हम वो बंदे हैं जो प्री में 2016 में 175 नंबर खुद लेके आए थे, और मेंस में गणित में 197.5। आसान नहीं था उस वक्त भी, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, कोई मैथ्स पढ़ाने वाला भी नहीं था ऑनलाइन कि हम पढ़ सकें। क्यों ऋचा जी, आप तो थी भी नहीं तब। आपका कौन सा जन्म है आपका? 2009। 2009 की है, बताइए। बहुत बहुत नहीं है। देखो मैं ये कह रहा था, मैं ये जानता हूं कि जब भी किसी चीज को 30% बढ़ाया जाएगा, किसी भी चीज को 30% बढ़ाया जाए, तो आप समझते हैं ना कि वो 130% हो जाएगी। 130% ऑफ, तो यानी पहला वाला जो होगा वो 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और एक ही तो ऑप्शन था जो 13 का मल्टीपल था। मौखिक देख सकता था कि जो पहले वाला है 130% बढ़ने के बाद 130% का मतलब 13 का मल्टीपल होगा, और वो 13 एक ही जगह तो है, और तो कहीं है ही नहीं 13। बताओ आप गलत कह रहे हैं तो? सवाल देखा, अच्छा 2 और 130, ओ 13 13, सीधे उत्तर लगा दिया, सोचने की जरूरत ही नहीं रही। मैंने देखा ही नहीं कि 3 वाले का क्या होगा, 4 वाले का क्या होगा। जब मैं बैच के अंदर पढ़ाऊंगा तो ये सब पूरे भी करके दिखाऊंगा, पहले पूरा सवाल करूंगा, फिर बताऊंगा कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। दोनों चीजें हम साथ के साथ सीखते चलेंगे। अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज तो डेमो क्लास है, बेसिक क्लास है, तो आज वो चीज नहीं बता रहा हूं। आज बता रहा हूं बस कि सवाल कई बार पूरा करना नहीं होता, यहीं तक करके मंजिल मिल जाती है। किसी के साथ हमेशा पूरा नहीं चलना होता, और कोई हमेशा पूरा चलता भी नहीं है। किसी के साथ सफर यहां तक होगा, किसी के साथ सफर यहां तक होगा, किसी के साथ यहां तक होगा, और कहीं अकेले भी चलना पड़ेगा। यही जिंदगी है, यही गणित है, और यही आपको सीखना है। ऋचा जी, सबको बात आ रही है समझ? अच्छा लग रहा है आपको? ये सवाल बड़ा प्यारा है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि हम कल से टाइम एंड वर्क शुरू भी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, चलिए आपको कुछ नहीं आता, आपको अलजेब्रा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आपने 8th क्लास में टाइम एंड वर्क तो पढ़ा होगा। 8th क्लास में आपने टाइम एंड वर्क तो पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का ये सवाल कैसे करना चाहिए? कोई भी बच्चा बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो, कोई भी बॉडी, जो भी बच्चा सवाल का उत्तर बता देगा उसको मेरी तरफ से मिलेंगे 11 रुपए का नगद इनाम। बताइए भाई कौन उत्तर बता रहा है? एक दो बच्चों के कमेंट दिखा दीजिए। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे कमेंट करें, बट मैं आपके सबके जवाब देता हर कमेंट की, बट पता नहीं वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रेशर है आपको बताऊं। अभी मेंस का बैच चल रहा है, प्री के बैचेस चल रहे हैं, और जो बैचेस शुरू किए थे वो चल रहे हैं। 36 दिन उत्तर बता दिया एक लड़के ने, कमाल कर दिया भाई, यहाँ तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे, 36 उत्तर आ गया इनका, जबकि सबका गलत है। कमाल कर दिया, सबका गलत है। मुझे पता नहीं, हो सकता है कि इनका सही भी हो सकता है इनका सही हो, मुझे ना आ रहा हो करना। देखो मैं ये कह रहा था, ए बी से 20% अधिक कुशल है। ए ने कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों के लिए करा। एक्स से आपका पाला कभी नहीं छूटेगा जब तक आप गणित पढ़ रहे हो, और गणित के अलावा भी एक्स से पाला किसका छूटा है? हमारा छूटा नहीं।
फिर ए को बी से बदल दिया गया, ए की जगह बी आ गया और बी ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 2:3 है। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, यानी अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मेरा तरीका देखना, वर्क डन, वर्क कितना करा है, तो आप कहेंगे ए ने 2 काम करा है और बी ने 3 काम करा है। ठीक तो कह रहे हैं, ए ने 2 काम करा है और बी ने 3 काम करा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं, कार्य क्षमता, तो आपने कहा बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ए 5 काम कर रहा है और बी उस पर 1 ज्यादा है, यानी 6 काम कर रहा है। अगर ए 5 कर रहा है तो बी 6 कर रहा है, ये कह सकते हैं। अच्छा आप में से कोई मुझे टाइम बता सकता है? टाइम आपने पता नहीं कैसे करा होगा, मुझे पता है कुछ लोगों ने 5x 6x प्लस 8 और उसको बटे में लेके 2/3 लिखा होगा। ये सब करोगे आप हमारे रहते हुए, वो भी कभी नहीं करना भाई। मैंने कहा टाइम निकाल लेते हैं, तो एक बच्चा बोला टाइम निकालने के लिए इसने 2 काम करा और एक दिन में 5 करता है, यानी वर्क बटे एफिशिएंसी टाइम होता है, तो 2/5 आ गया। मैंने कहा 3/6, तो आपने कहा 3/6 1/2 आ गया। आप ये कह सकते हैं जी ये आदमी 4 दिनों में काम खत्म करेगा और ये आदमी 5 दिनों में, ये 2 इधर आ गया और 5 इधर चला। ये पता लग गया कि ए ने जो काम किया है वो 4 दिनों तक किया है और बी ने जो काम किया है वो 5 दिनों तक किया है। तभी एक बच्चा बोला कि जी बी जो है वो 8 दिन ज्यादा करता है और हमारे हिसाब से 1 दिन ज्यादा कर रहा है, तो इस एक की वैल्यू 8 दिन है, एक की वैल्यू 8 दिन है, तो हमें 4 की बतानी थी, वो 32 दिन आ गई। ए ने 32 दिन काम किया, सवाल में कह रहा था ए ने x दिन काम किया है, यानी x ही 32 है, 32 ही x है। आपका 36 कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी हो। कैसे आ रहा था आपका, मुझे बताओ तो सही। सर टाइम एंड वर्क की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, अभी तो आपको नई पीडीएफ मिलेगी, आप पुरानी पीडीएफ के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? रामानंद गुप्ता कह रहे हैं सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, अभी कराए जस्ट, अभी लास्ट में बात करूंगा हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे, आपके कमेंट्स पे, आपकी बातों पे, सब पे बात करूंगा। साहिल कह रहा है कि क्या बिगिनर ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को? बिल्कुल कर सकते हैं, उनको डबल मिलेगा कि उनको बेसिक रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी 180 क्लासेस की, और उसके साथ वो लाइव में नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए अंदाज सीखेंगे। मैंने नेहा जी इस सवाल को देखा तो मुझे लगा यार इस सवाल को करने के लिए, ये सवाल किसी एग्जाम में आया था, बच्चा अलग अलग दिमाग लगाएगा और लगाना भी चाहिए, है भी ये सवाल मुश्किल, उतना भी मुश्किल नहीं है, बट मेरी निगाह जैसे ही एक डेटा पे गई मैंने आंख बंद करके सवाल का उत्तर निकाल दिया, आंख बंद करके। क्या आप निकाल सकते हैं सवाल का उत्तर आंख बंद करके? डू यू हैव एनी क्वालिटी और स्ट्रक्चर्ड, मतलब समझ जाओ बस कि आप इस सवाल का उत्तर आंख बंद करके निकाल सको। विक्रांत यादव हमारे साथ हैं, ब्रिजकांत यादव, थैंक यू ब्रिजकांत। 630 एक बच्चे ने डायरेक्ट बता दिया, ये टैलेंट चाहिए मुझे, पता है ये टैलेंट चाहिए मुझे, मालूम कैसे? एक बात बताओ, अगर ये 16.66% की हानि है, का मतलब होता है 1/6 की हानि, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी वाली जो वस्तु है उसी का एसपी पूछा है, अगर वो 6 रुपए की थी तो उस पर हमने 1 की हानि ली है और 5 रुपए में बेची है। हमने जो बी वाली वस्तु है वो 6 रुपए की ली थी और 1 रुपए की हानि के साथ उसको कितने में बेचा है? 5 पे बेचा है, बेचा है 5 पे, यानी जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने देखा कि यार ऑप्शन में आपने एक ही 5 का मल्टीपल दिया है, यही उत्तर हो गया, हमें पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर 25 सवाल गणित में आते हैं, 25 सवाल, तो आप मान के चलिए कि 17 क्वेश्चन तो पीवाईक्यूएस ही आ जाता है, और इस पीवाईक्यूएस सवालों में कम से कम 3 सवाल तो ऐसे होंगे ही होंगे, 3 सवाल जो आप ऑप्शन से, डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट कर सकते हो, 3 सवाल गारंटेड होंगे। बाकी जो बच गए नए सवाल 8 सवाल, ये 8 के 8 सवाल या तो इनमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, जितने भी फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं या तो कोई फॉर्मूला लगेगा, या एक सवाल होगा जो आपको देख के लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस आपने पढ़ा नहीं वहां तक, इसीलिए, वरना ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप ना कर सको। 25 में 10 एक सवाल ऐसे आएंगे जिन पे को करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट देखते ही उत्तर निकाल पाओ। अब आप देखना ये सवाल कौन बताएगा, आपने प्राइम नंबर निकालना तो सीखा होगा ना, ये एसी वगैरह क्यों नहीं चलता हमारे यहाँ, कोई लेवल नहीं है क्या हमारा? चलाइए एसी, इतनी गर्मी में क्लास ले रहे हैं यहाँ, जैसलमेर से बात कर रहा हूं मैं, सोचिए यहाँ कितनी गर्मी है। जीरो बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर सकते? आपने देखिए कितना भी गणित पढ़ लिया है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस बैच में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो सच में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। मात्र सिलेबस खत्म कर लेने से ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। देखो भाई, हाउ मेनी ऑफ द एबव नंबर्स आर प्राइम, अब आपने एक चीज सीखी होगी कि इसका अंडर रूट निकालो, अंडर रूट निकाल के फिर आप डिवाइड करो। आपने सीखा होगा ना कि अंडर रूट निकाल के आप डिवाइड करके देखो कि अगर वो संख्या किसी से नहीं कट रही तो वो प्राइम होगी। अरे भैया कौन निकालेगा इसका अंडर रूट, कौन चेक करेगा इतने प्राइम नंबर? क्या ये सवाल उस कॉन्सेप्ट पे है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। चलो मैं इतना तो समझ गया कि यार एक संख्या तो इसमें प्राइम है, वो तो साफ साफ दिख रही है, ये 101 तो प्राइम है क्योंकि किसी से नहीं कटती, 101 हम जानते हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आती 10 तक, तो यानी ये तो प्राइम है। अब ये बड़ा परेशान कर रहा है, ये मुश्किल है। तो आप मुझे बताओ, ये जो सवाल लिखा हुआ है नेहा जी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 की घात 5 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 पे 5 जीरो है, यानी 1 की घात 5 भी लिख सकते हैं 1 को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गधे हैं और उनको यही बात नहीं पता कि x की पावर n, ये मैं रटाते रटाते थक गया, और ये इतनी जगह पूछा जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि भैया x की घात n प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर, x की घात a प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको?
x प्लस ए होता है, x की घात n प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होता है। ये आप लोगों को पता है, नहीं पता? नहीं पता तो इसको याद कैसे रखेंगे? अगर n ऑड हो, इफ n ऑड, आप इसे याद कैसे रखेंगे मैं बताता हूं। आप ऐसा करो, n को 1 मान लो। अगर मैंने n 1 माना तो x प्लस ए इसका फैक्टर हो जाएगा। मैंने n को 3 माना, x की घात 3 प्लस a की घात 3, x प्लस ए आएगा नहीं आएगा? x की क्यूब प्लस a की क्यूब के जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें x प्लस ए होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। अब आप देखो, हम यहां से ये समझ गए कि इसका एक फैक्टर 10 प्लस 1 11 होगा, और जब 11 होगा तो ये खाद प्राइम नंबर होगा। जब इसका एक फैक्टर ही 11 हो गया, जब ये संख्या 11 से ही कट गई, तो फिर प्राइम कैसे हो सकती है? ये प्राइम नहीं होगी। अगर मैं 1027 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 10 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, इसका एक कॉमन फैक्टर 10 प्लस 3 13 होगा। 10 प्लस 3 13 होगा, यानी ये भी संख्या 13 से कट जाएगी, ये भी प्राइम नहीं है, यानी केवल एक संख्या प्राइम है। कल भी आपकी क्लास होगी सेम टाइम सेम जगह, कैरियर एसएससी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पहली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क। आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क सिर्फ एलसीएम लेने का दौर नहीं है, आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन भी आना चाहिए। एक अलग अंदाज और कमाल के तरीके से हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे कल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। ऋचा जी आपको आ रहा है समझ? इंफॉर्मेशन विद गौरव। अब जैसे देखो ये सब सवाल हैं, तो यही तो मैं आपको याद करा करा के थक गया कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब 341 है और हमसे पूछा है कि a प्लस बी बताओ, तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होता है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 341 का फैक्टर होगा। क्या 9 से कटता है 341? नहीं कटता। क्या 1 से कट रहा है? ठीक है। 7 से कटता है? नहीं कटता। केवल 11 से कट रहा है, यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि a प्लस बी 1 नहीं है, a भी 30 है। यूट्यूब पे कल क्लास होगा यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क का। सोचिए ये सवाल पेपर में आया, मैं डर गया कि यार x प्लस 1/x अगर 3 है तो x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 क्या होगी? मैंने कहा अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x होगा, और अगर इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 8 4 12 3। अब इन दोनों में हम फंस के, शायद मुझे लग रहा है तो ऑप्शन गलत है, बट जब मैंने लिया था तो ये सेम था। 843 सवाल का उत्तर है, शायद यहाँ पे 800 या तो 42 था, कुछ तो था, कुछ गड़बड़ थी, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो तय हो गया कि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि दो ऑप्शन सेम भी हैं और अब मुझे तुक्का मारना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। अब हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। इसके बाद जब सवाल यहां तक हो गया तो हम यूनिट डिजिट पे भी जा सकते हैं। अगर 3 से कट ही गया मान लो, तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। वैसे 20 का करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बैच के अंदर आप सीखेंगे। इसमें थोड़ा प्रो वर्जन भी है, जैसे ऐसा सवाल आ गया तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कहीं भी आप अगर पढ़ रहे होगे, मैंने बनाया था 2017 में। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा तो आप सीखेंगे अलजेब्रा में। तब हम ये कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कुछ भी रख सकते हो। कैसे? यहाँ पे वेरिएबल है ए बी सी 3 और इक्वेशन कितनी है? सिर्फ 2। तो मैं सी को अपनी मर्जी से 0 कर सकता हूँ। आपने कोई बात नहीं कर दिया भाई सी को 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। अब आप समझो कि बचाए सवाल में कि a प्लस बी 6 है और आपसे पूछ रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो मैं इतना समझ गया कि इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। एक संख्या 6 से कट रही है। ये सवाल एज इट इज एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था, 11 जून 2019 को। मौखिक बच्चा बता सकता था, मन मन में सी को 0 करता और कहता 6 का मल्टीपल 1 है, डी सवाल का उत्तर होगा। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। ये मेंस का प्रैक्टिस बैच नहीं है, मेंस का प्रैक्टिस बैच के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ये टॉपर्स बैच है, जिसमें 4 से 5 महीने आपको इतना रगड़ा जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, सिलेबस भी कराया जाएगा, बेस्ट तरीके भी बताए जाएंगे, ताकि आप पहली बार में सीजीएल फोड़ दे। एक सवाल नहीं है, पता है? अब आप ये देख लो, आप ये देख लो, सी को जैसे आप 0 करोगे तो 7 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी है। 7 चौक 28, 7 6 42, 7 से एक ही संख्या कट रही है, यही उत्तर है। ये सब मैंने नहीं बनाए, ना ऑप्शन ना सवाल, ये पेपर में पूछे हुए सवाल है जो मैं आपके सामने लाया हूं। पेपर में पूछे हुए सवाल है। भूपेंद्र यादव सर फीस क्या है? फीस तो हमने कभी नहीं बताई, बहुत कम है। आप जाके ऐप पे देख सकते हो, लिंक लिखा हुआ है, डाउनलोड करेंगे ऐप, उसके अंदर जाएंगे, सीधे सामने बैच आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल सोचिए, कितना लंबा चौड़ा सवाल था जो पूछा गया था पेपर के अंदर। मैंने देखा है रेशियो में जितने भी लंबे लंबे सवाल पूछे गए वो सब सवाल आसान थे। ये डीएसएसबी में भी पूछा गया 2024 में, और आईसीआर टीयर 2 में भी पूछा गया। अब हम पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे। एक पार्टी हॉल है, उसमें नीली और लाल रंग की पोशाक में लोग हैं। नीले रंग की पोशाक में पुरुषों की संख्या, लाल रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या 4 7 है। अजीब सवाल है, समझ में ही नहीं आएगा। लाल रंग की पोशाक में पुरुषों की संख्या, नीले रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या 3 2 है, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहा है। फिर कह रहा है नीले रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या 106 और 176 है। यानी मैं ये बात तो यहां से कह सकता हूं कि जो टोटल लोग हैं समझिएगा, वो 282 हैं। ये बात तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि टोटल लोग हैं ना, टोटल नीले और टोटल लाल मिला के यानी सारे लोग आ गए, वो 282 है। अगर यहाँ पे कुल संख्या पूछी जाती लोगों की तो वो 282 का मल्टीपल होती, ये बात तो तय है। अब क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या, यानी अभी भी टोटल ही पूछा है, अभी भी पेपर में टोटल ही पूछा है, ये भी टोटल ही है और पूछा भी टोटल है। तो मैंने देखा कि 19 और 18 मिला के कितना हो रहा है? 37 तो नहीं कटता 282 से, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता।
125 और 157, तो आपने कहा ये तो 282 आ गया। तो अगर टोटल यहाँ 282 या 282 का मल्टीपल है तो ऑप्शन में भी तो 282 या 282 का मल्टीपल होना चाहिए या 282 का फैक्टर होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन बी आंसर था। इतना लंबा चौड़ा सवाल था और उत्तर इसका चुल्लू सा था। और ऐसा सवाल 2 बार आया पेपर में। जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो 3 सवाल ऐसे दिखाऊंगा अलग अलग एग्जाम में आए हुए, और तीनों के तीनों सवाल ऐसे ही ऑप्शन से हो रहे हैं। यानी इससे ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर का साफ इंटेंट ये था कि तुम इस सवाल को करना मत, वरना वो चाहता था और गंदे ऑप्शन बना के भी आपको फंसा सकता था। बट उसको पता है कि उसको ये सवाल आपसे कराना ही नहीं है, वो चाहता है कि बस आप ऑप्शन देखो और उत्तर बता दो। उसको भी पता है कि 30 सवाल नहीं हो सकते इतनी जल्दी, अगर वो ऐसे सवाल या ऐसे ऑप्शन नहीं देगा तो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे एक लड़के का भी मैं कमेंट देख रहा था, वो कहता था थोड़ा लेवल बढ़ा दो। तो मैं उस बच्चे से ये गुजारिश करूंगा कि अगर तुम ये सवाल कर दो तो मैं इतना लेवल बढ़ा दूंगा, इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा लेवल कम पड़ जाएगा। तुम इस सवाल का उत्तर बता दो, बस मुझे इस सवाल का उत्तर बता दो। कोई भी बच्चा बता सकता है, ऋचा आप बता सकते हैं अभी नॉर्मल हाथ पैर, अब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा, होगी उसकी अलग से इज्जत, बनती है उसकी इज्जत अलग से। बताएं भाई। कुछ हम 12वें सवाल पे पहुंच गए, जबकि हमने स्टार्टिंग में ज्ञान भी दिया, सिलेबस के बारे में ही बताया, क्योंकि आज हमने सवाल वही लिए जो हम बताना चाहते हैं कि पेपर में सब कुछ नहीं करना होता है भाई, बहुत सारी चीजें छोड़नी होती हैं। बट इस सवाल में नानी याद आ जाएगी, इसमें करना पड़ेगा बहुत कुछ। अब आपने तो जैसे ही देखा आपको लगा वो x 1 रख देता हूं, लेकिन सवाल में मना कर दिया, अब आप रख ही नहीं सकते। अब रखना है तो उसके चरणों में अपना दिल रख दीजिए, वो चाहेगी तो लात मार देगी और नहीं तो उठा के अपने दिल से लगा लेगी। क्या करना है आपको सोचना है। किसी को क्या, जो हमने अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दी, मन किया, दिल ने धड़कना शुरू किया उसके लिए, और हम वहीं चले गए। एक गाना था ना, तेरी ओर खिंचा चला जाए जाने ये कैसी डोर है। ऐसा बताते हैं कि दिल में कुछ ऐसा चुंबकत्व होता है जो ये खींचता है अपनी ओर, लेकिन लड़कों के साथ प्रॉब्लम है कि ये चुंबक किसी भी चुंबक से नीचे चली जाती है। देखिए, ये लड़के भी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लड़कों को हमने बहुत रोते और तड़पते हुए देखा है प्रेम में। देखो, अब हमारे पास एक ही चारा था, मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं। हमारे पास एक ही चारा था कि यार हम ऐसा करते हैं, इतना ही पूछा है। हमने कहा हमारे पास एक ही चारा था कि हम एलसीएम ले सकते हैं और तो कुछ है नहीं। आपने कहा ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x रूट एक्स माइनस 4 बराबर रूट। ये सवाल मैं इसलिए लाया हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हम और अच्छे लेवल के भी ऐसे सवाल भी करेंगे जो पेपर में कभी नहीं आए हैं। आपने कहा यार इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अभी बच्चा बोले कि यार 5 कास्ट कॉमन ले पाते, लेकिन अभी नहीं ले पा रहे 5 कॉमन। तो मैंने कहा कब ले पाते, आपने कहा यहाँ 5 होता तो 5 कॉमन ले पाते। तो मैंने कहा यहाँ 5 बना देते हैं, दोनों तरफ एक एक घटा देते हैं तो 5 बन जाएगा। आपने कहा जी 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा x रूट एक्स और माइनस 1 आ जाएगा, और उधर ब्रैकेट में आपने कहा ये रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि यार ये जो x रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स की क्यूब है -1, और रूट एक्स -1 आपको पता है ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है जी a माइनस बी, और वो a माइनस बी डायरेक्ट इससे कट जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर मैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब है और यहाँ a माइनस बी है, तो इसके फैक्टर करूं तो क्या आते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आते हैं, बराबर a माइनस बी। आते हैं नहीं, इतना बता दो मुझे, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैंने क्या किया, a माइनस बी से ये a माइनस बी कट गया, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बस बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही बचेगा अंदर। तो हमने कहा इसका स्क्वायर एक्स, एक का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस रूट एक्स, ये बचेगा अंदर बराबर 1। अब आप बता सकते हो ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो x प्लस रूट एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस होगा तो -4/5। यही सवाल का उत्तर था। तो 2 से 3 लाइन का सवाल था, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, कमाल का सवाल था। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। पिताजी आप बताओ। एक बच्चा बेचारा लिख रहा है गुरुजी फीस कम करवा दो, ये वाली फैसिलिटी यहां पे मेरे हाथ में नहीं है बेटा, ये वाली फैसिलिटी कमाल की बात कही यार इसने, ये मेरे हाथ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया, आपको कुछ नहीं करना, आप इस सवाल को कॉपी करना, ठीक है, और आप यूट्यूब में जाके डालना, तो आपको कई सारे वीडियोज मिलेंगे इस सवाल पे। आप उन वीडियोज को देखना, अगर उन वीडियोज को देखने के बाद आपको इस सवाल का सॉल्यूशन जब समझ आ जाए 2-3 बार देखने के बाद, तब आप मेरा सॉल्यूशन देखना। पता नहीं कैसे लोग कराते, मैंने खुद ही आज देखा कि यार इसका सॉल्यूशन कराने में 20-1 मिनट ले ली, 20-1 मिनट इस सवाल का सॉल्यूशन कराने में, तब जाके उत्तर आया। मैंने कहा मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, तो देखा उत्तर सेम ही आ रहा है। बोलो भाई। भूपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, सचिन पांडे जी हमारे साथ हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। देखो 10 से भाग करने पे क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप सोच रहे होंगे सर 0 भी आ सकता है, संख्या कट जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ सकते हैं, टोटल 10 रिमाइंडर आ सकता है। अच्छा आप बताओ, ये संख्या ऑड है, ये संख्या इवन है, ये संख्या ऑड है, ये संख्या इवन है या नहीं?
ऑड इवन इस तरीके से। आपने देखा कि यार अगर ये इस तरीके से है तो ऑड और ऑड मिलके भी इवन हो जाएगा, यानी इन सबका जो सम आएगा वो इवन आएगा। और इवन आने का मतलब है कि लास्ट डिजिट हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। आपको पता होगा जब हम किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर वही होता है जो उसका यूनिट डिजिट होता है। अगर कोई संख्या ही इवन है तो 10 से भाग करने पर कभी एक आ ही नहीं सकता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 0 2 4 6 8, यानी 5 रिमाइंडर पॉसिबल है। आंख बंद करके कोई भी उत्तर निकाल सकता है, आंख बंद करके कोई भी उत्तर निकाल सकता है। बोलो निहाजी, आपको समझ आ रहा है? आपका सीजीएल कैसा हुआ? इनके सीजीएल में 220 नंबर बन रहे हैं दोनों बहनों के मिला के। दूसरी वाली ने भी दिया था ना। वायरल गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वायरल गुरु आपका। चलिए आप कुछ नई चीज सिखाता हूं आपको, मजा आएगा आपको। आप बता सकते हैं इसके 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? इसके 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, बता सकते हैं? बता सकते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है फटाफट से, वक्त कम है, जल्दी जल्दी। लास्ट डिजिट नहीं पूछा, ये पूछा कि इसके 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। अच्छा आप बता सकते हो? नहीं, आप तो गणित में गोबर और गणेश हो ना। 9 बता रहे हैं बच्चे। बेटा आप तो यूनिट डिजिट बता रहे हो, मुझे तो 10th प्लेस डिजिट चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में 29 है तो मुझे ये चाहिए दहाई का अंक, इकाई दहाई का अंक चाहिए मुझे। आप बता दो भाई दहाई का अंक निकाल के मुझे, कोई भी बच्चा बता दे दहाई का अंक, मान जाऊंगा मैं उसको। बोलो। देखिए जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक होते हैं। तब आपने कहा कि जी 7 7 49, 9 आ रहा है लास्ट में, यानी अब 29 भी आता है 23 के स्क्वायर में, तो फिर 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 69 भी आता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, 2 4 6 में कुछ भी आ सकता है, तो कैसे पता लगाएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखो किसी भी संख्या का जब स्क्वायर पूछा हो, किसी भी संख्या का, तो आप उसे 50 के मल्टीपल में तोड़ दो, 50m प्लस माइनस है और स्क्वायर कर दो। क्या कर देना है? 50m प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं मैडम, चलेगा? आपने कहा कि जी मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 2500m स्क्वायर प्लस माइनस 100m एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 0। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 0। यानी इस पूरे के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? तो आपने कहा इस पूरे के लास्ट 2 डिजिट होंगे, बड़ी कमाल की बात है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एक्स। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, यानी हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब आप बताओ 2200 तो 50 से कटती है नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2200 माइनस 13 का स्क्वायर, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे जी 169 यानी 69। इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे 69, यानी दहाई का अंक होगा। तो अभी तक आप यूनिट डिजिट सीखते थे, आज आपने किसी भी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख लिया। कोई मुझे कहे यार 173 के लास्ट 2 डिजिट बताओ स्क्वायर के, तो मैं कहूंगा जी 73 50 से कितना ज्यादा है? 23, 23 का स्क्वायर 29 आ जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 214 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो आपने कहा 250 का मल्टीपल है 14 का स्क्वायर 196, 96 आ जाएगा। सारा गेम 50 से होता है, इसीलिए किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर होते हैं। आज आपको वजह भी पता चल गई होगी, क्योंकि सारा गेम किससे है? 50 प्लस माइनस एक्स से। 50 प्लस एक्स और 50 माइनस एक्स। आपको ठीक लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? खुश हो आप? सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है? ये बड़ी गहरी बात थी जो हमने सीखी। आप इसको मजाक समझ रहे होगे, लेकिन ये बड़ी गहरी बात थी। आज तक आपने केवल सुना था कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं आज आपने जाना, क्योंकि हम उसे 50 प्लस माइनस एक्स में तोड़ देते हैं। तो 50 से लेके 74 तक 24 और 50 से लेकर के 26 यानी लास्ट में 24, तो वो 1 से 24 तक ही चेक करना पड़ता है। वजह ये होती है। अब ये सवाल पेपर में आ गया जैसे, अब मैंने कहा यार मैं क्या डिजिटल सम लगाऊंगा? अरे नहीं भैया, आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में? आपसे जो पूछ रहा है हम जानते हैं कि इसका उत्तर होगा 169 का स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहा 169 150 से कितनी ज्यादा है? 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 61, 61 में से 2 जाएंगे, लास्ट में 59 आना चाहिए। ऑप्शन में है ये आंसर। आप समझ गए? मैंने क्या किया? लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए, और लास्ट 2 डिजिट कैसे? 169 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यूनिट डिजिट से सम में 9 9 आ रहा था। मैं डिजिटल सम कर रहा हूं तो भी बी और डी में डिजिटल सम सेम आ रहा है, मैं तो फंस जाता। ना तो डिजिटल सम लग रहा है ना यूनिट डिजिट लग रही है, फिर तो मुझे 169 का स्क्वायर करना ही पड़ता। तब मेरा क्या हाल होता? तो मैं समझ गया कि मुझे लास्ट 2 डिजिट भी अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट भी मुझे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आना चाहिए। बोलो, बोल दो भाई अगर किसी को डाउट है तो। बात समझ आई? मजा आया ये वाली बात जान के आपको, लास्ट 2 डिजिट वाली? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ एक ऐसे बाहियात सवाल आ जाते हैं, ये फेज XII 2024 में आया। मैं क्या देखता हूं, जैसे बच्चा बड़ा मासूम होता है, एसएससी की तैयारी कर रहा हो बच्चा, या किसी भी एग्जाम की कर रहा हो, आईएएस की भी कर रहा हो, बड़ा मासूम होता है। वो बड़े नॉर्मल तरीके से सवाल करता है। कैसे? राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या इतने की विभाज्यता की जांच करने के लिए कहता है। तुम दोनों की चुगलियां कभी खत्म नहीं होती ना। पता है मैंने एक महिला को देखा था बात करते हुए इंस्टाग्राम पे, वो ये कह रही थी इस संसार में 2 ही लोग सबसे खराब हैं। फिर बोली एक तो मैं, और फिर बोली दूसरा तू जो मुझे सुन रही है। समझ रहे हो? तो 2 ही लोग हैं।
महिलाओं की चुगली करने का अपना अलग अंदाज होता है। तुझे पता है आज गुड्डन बड़ा लेट आई थी, मैं तो देखा था, पता है एडवांटेज पे खड़ी थी और कोई तो था जो उसको छोड़ने आया था, बाइक से था, ब्लैक कलर की बाइक थी। ये इनकी बातें होती हैं आपस में, अपने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो पता क्लियर है, मैं तो अपना सीधे भैया मेट्रो से उतरती हूँ, ऑटो पकड़ती हूँ और आ जाती हूँ। मैं ना इधर से देखती दाएं ना उधर से। तो आप वो घोड़े वाली पट्टी क्यों नहीं लगवा लेते, सीधे दिखता है, इतनी सीधी हो आप, ओवर एक्टिंग करा लो सीधे बन के, हमें नहीं पता। देखो अब ये कह रहा है कि श्याम राम से कहता है, पता नहीं क्या मतलब है, बिना मतलब की बातें कह रहे हैं एक दूसरे से, 57 से विभाज्य है। आपने संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में सजा लिया, तो बच्चा पहले ढूंढना है अवरोही क्रम। अच्छा पहले अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 8 लिखना पड़ेगा, फिर 6, ये सब नौटंकी कर, क्या जरूरत थी। अगर कोई संख्या 57 से कट रही है, इसका मतलब कि वो 3 और 19 दोनों से कटती है। और किसी भी संख्या को 3 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट का कटना जरूरी है। आप इसमें से किसी भी अंक को इधर से उधर कर दो, वो संख्या का जो सम है अंकों का वो सेम रहेगा। अगर ये पहले 3 से कट रही थी तो अभी भी गारंटी है ये 3 से कटेगी। अगर ये पहले 9 से कटती तो गारंटी होती कि 9 से कटेगी। ऐसे बहुत बार सवाल पेपर में आते हैं जिनमें कुछ नहीं करना होता। संख्या के अगर अंकों को छेड़ा है, आगे पीछे किया है, तो जो डिविजिबिलिटी फिक्स है वो केवल 3 और 9 की है। जो फिक्स है कि कटेगी कटेगी। अगर कोई संख्या ए बी सी डी ई 3 और 9 से कट रही है, अब आप कुछ भी लिख दो, सी बी ए डी ई, कुछ भी कर दो, ई को पहले ले आओ, बी सी ए डी, वो संख्या 9 से कटेगी ही कटेगी। ये बात दिमाग में रखेंगे। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है? 19 से गारंटी नहीं है, 19 से नहीं है गारंटी। 19 से संख्या कौन सी कटती है मैं आपको बता दूं, इसको आप लास्ट से 4 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो वो संख्या 19 से कटेगी। 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, तो जब लास्ट डिजिट बदल जाएगा तो फिर गारंटी कहां रहेगी कि संख्या 19 से कटेगी। बताओ आप, 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे 361 है, चेक करना है 19 से कटती है, तो 1 को 2 से गुणा करके जोड़ दिया, 38, 38 कटती है, 19 से जी कटती है। तो जब आपका लास्ट डिजिट ही बदल जाएगा तो फिर क्यों 19 से कटेगी वो? बताओ बताओ। ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया था। मैं ये कह रहा था, ये सवाल करने के लिए बच्चे को 1 सेकंड दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 1 सेकंड आप बता सकते हो बिना दिमाग लगाए इसका उत्तर? कोई भी आप में से, कोई भी बच्चा आप में से बिना दिमाग लगाए इस सवाल का उत्तर बता सकता है? एसके सरकार, एसएससी जीडी के भी जो मुश्किल सवाल हैं वो इस बैच में कराए जाएंगे। डीपी कांस्टेबल में भी कुछ बहुत अच्छे सवाल नंबर सिस्टम में आए, वो भी कराए जाएंगे। सर 19 का डिविजिबिलिटी रूल बता दें प्लीज। कुछ नहीं होता, 19 का डिविजिबिलिटी रूल बेहद सिंपल है। जैसे 133 को चेक करना है 19 से कटेगी या नहीं, तो आप 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और बचे हुए में जोड़ देंगे 19। 19 कट रही है तो ये भी कटेगी। आपको चेक करना है 2003, 19 से कटेगी या नहीं, 3 दूनी 6, कितना आ गया 206, फिर 6 दूनी 12, कितना आ गया 32। 32 कटती है 19 से, नहीं तो 2003 भी नहीं कटेगी। ठीक है, पहले अर्थमेटिक खत्म होगा और फिर एडवांस मैच चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अर्थमेटिक खत्म कर लिया, आपको कंप्लीट बैच ही पढ़ना है। और अब ये टॉपर्स बैच इसके बाद 2 महीने बाद स्टार्ट होगा। 2 महीने बाद आपको वापस मौका मिलेगा फिर टॉपर्स बैच में आने का। देखो जी, तब तक काफी सारी चीजें इधर हो भी जाएंगी तो आप भी रिलैक्स रहेंगे। साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना है, तो पहली बात तो स्क्वायर है तो उत्तर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर है तो किसी चीज का स्क्वायर बेचा नेगेटिव हो सकता है? तो मैं तो ये भी नहीं पता होगा ना, किसी का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और है कि साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, स्क्वायर करेंगे तो वो और 1 से छोटा होगा। तो ये उत्तर तो 1 से बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो केवल ए आंसर था। ऐसा सवाल पूछा गया पेपर में, बताओ। स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन या कॉस है तो वो 1 से बड़े नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, माइक्रो सेकंड में उत्तर निकाल सकते। जो बच्चे बिगिनर हैं वो इस कोर्स में आ सकते हैं अगर वो भी चाहते हैं कि उनको नेक्स्ट सीजीएल क्रैक करना है। उनको लगता है नहीं मैं नेक्स्ट नहीं उससे नेक्स्ट करूंगा तो मत आइए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अगला सीजीएल ही क्रैक करना है तो आप आइए। ठीक है, लवासना कह रहे तुम मुक्कू हो, मुक्कू मैं नहीं हूं, बेटा है। ये कैसी बातें कर रहा है? देखना यार, ये सीजीएल टीयर 2 2022 में आया। नहीं ये सवाल सीजीएल टीयर 2 2022 में आया, मैंने देखा यार ऐसा बाहियात सवाल मैंने नहीं देखा। मैंने पता कुछ नहीं देखा इस सवाल में, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे खेल रहा था इस सवाल के साथ, ये हंसने लगा तो मैंने इसकी झंड कर दी। कैसे? मैंने कहा जो भी उत्तर हो अगर उसका इसमें से ये घटाऊं तो 11 आना चाहिए। पहले वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, पहले वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। आपने कहा 11 अंतर आना चाहिए, वो 11 बड़ा है उससे, 11 बड़ा एक ही ऑप्शन में है, ये इससे 11 बड़ा एक ही ऑप्शन में है, क्या कर सकते? आप बताओ, ऐसा चुल्लू सवाल पूछ, क्या स्तर था इस सवाल का? क्या मैं इतना दिमाग लगाता करता इस सवाल को? बिल्कुल नहीं करता। क्यों करता? मैं करना ही नहीं था मुझे। ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते थे, ये दो तो उत्तर हो ही नहीं सकते थे। अब आप कहेंगे ये नहीं हो सकता था कि अगर मैं इसके अंतर को 11 करूं, इसके अंतर को 11 तो ये 110 आ जाएगा। 110 का मतलब x 100 हो गया। आपको लगता है कि औसत चार्ज 40 है तो x का भी 100 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में, और आया कब है? औकात देखिए, सीजीएल टीयर 2 2022। ऋचा जी बोलिए, अब तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए आपके, थोड़ी टिप्स ले लीजिए मलाइका से। मलाइका को जानते हैं? अर्जुन का नंबर दे दूंगा, कॉन्फ्रेंस करा देगा। आगे बढ़े। ये सवाल मैंने किया नहीं, करने की जरूरत, ये बड़ा प्यारा सवाल था। अब मैं आपका थोड़ा टेस्ट ज्योमेट्री में लेना चाहता हूं। जो बच्चा ज्योमेट्री के सवाल को करके बता दे उसकी अलग से इज्जत है, उसकी अलग से इज्जत है। थोड़ा टेस्ट ज्योमेट्री का भी हो जाना चाहिए। मैं सब बच्चों का नोट कर रहा हूं, कौन कौन बच्चा उत्तर बता रहा है, कौन कौन नहीं। उसी स्तर से पढ़ाऊंगा फिर कल से। कल भी 4 बजे से क्लास होगी, पहली क्लास टाइम एंड वर्क की, यूट्यूब चैनल कैरेबल एसएससी पे चलेगी। आपको आना है कल की क्लास में भी, और फिर आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क, आप जिसको टाइम एंड वर्क समझते थे, ओ हम तो टाइम एंड वर्क बस एलसीएम ले लेते हैं और हो जाता है, मैं ऐसे सवाल पेपर में आए हुए दिखाऊंगा और जबरदस्त से जबरदस्त सवाल चुटकियों में करके दिखाएंगे।
आपको बेस्ट तरीके सीखने, आपने सब जगह गणित पढ़ लिया, यहां आप गणित को आसान बनाएंगे, उन तरीकों को आसान बनाएंगे, तरीकों को छोटा बनाएंगे। देखो जी, बड़ा मजेदार सा सवाल है ये, कितनी तारीफ करें इस सवाल की पता नहीं। रेड कलर से खींचते हैं लाइन, खून खून लगना चाहिए थोड़ा, ठीक है। आप बताओ कि अगर ये 40 या 50 तो ये तो 90 होगा, वैसे भी 40-50 देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है, बट इन्होंने कोई सेमी सर्किल दिया भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं क्या ए बी डायमीटर दिया नहीं, बट अगर ये 90 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि हाँ अब ए बी डायमीटर है। अच्छा, अगर ये 90 है तो आपको नहीं लगता कि ये एंगल भी 90 होगा? आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमने वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, आप कहेंगे मध्य बिंदु कैसे है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ये दोनों चीजें बराबर है, दिया हुआ है। तो अगर आपने इसके मध्य बिंदु को मिला दिया तो आपको पता होगा कि जो मध्य बिंदु होता है वो सर्कम सेंटर होता है, यानी यहां से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होगी, ये दूरी या फिर ये दूरी या फिर ये दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर होंगी। बस इतनी सी बात थी, सवाल खत्म हो गया। ये तीनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री वाले कोण से हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाया जाए। आपने कहा जी अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस सवाल में, कैसे? क्योंकि ये 50 है तो ये 130 हो गया, आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं अगर एक वृत्त के चारों वर्टिसेस उस वृत्त के ऊपर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो आपने कहा ये 130, तो बचा हुआ 25-25 हो गया, ये 25, ये भी 25, और यही पूछ रहा है सवाल आपसे, पीएएस पूछ रहा है, तो 25 उत्तर आ जाए। इस सवाल में एक फंडा था जो लगा, मैं अलग से भी बता देता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और आप इस मिड पॉइंट, आप वहां से ज्योमेट्री सीख सकते हो। आज सुबह ये बात पढ़ाई है कि ये जो मिड पॉइंट होता है ये सर्कम सेंटर होता है, और अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं, आपको बता दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी। 20वां आखिरी सवाल है। जब मैंने सवाल को देखा तो मुझे लगा यार ये क्या सवाल पूछा है, CHSL टियर 1 2024 में पूछा है। आपको लग रहा होगा पहले आते थे ऐसे सवाल जो जल्दी हो जाते थे, अब नहीं आते, अब भी आते हैं भाई, अब भी आते हैं। बता, कोई बच्चा बता सकता है सवाल को जल्दी करके? आप तो पढ़ते रहेंगे तमाम चीजें, ये वो दुनियादारी, हम नहीं पढ़ेंगे कुछ, हम तो झटके में सवाल खत्म करेंगे। उत्तर बताइए। सर आज पुराना शर्ट है, शर्ट पे कोई बात अभी नहीं होगी, बिल्कुल कोई बात नहीं होगी शर्ट पे, पुराना नए से आपने कोई मतलब नहीं है। आओ बस मैथ्स के सवाल और तरीके सीखने जो नए हैं एकदम, अब तरीके नए होंगे शर्ट से ज्यादा, उस पर फोकस करेंगे। पर मुझे आपसे अच्छी तरह पढ़ना है, मेरा मैथ्स कमजोर है, तो पढ़ लीजिए अच्छी तरह, किसने मना किया? सर रेलवे में एनालिसिस बंद करवा दीजिए, वो मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, रेलवे में एनालिसिस बंद करवा दीजिए, फिर रेलवे के एक्सीडेंट रुकवा दीजिए। देखो भाई, बच्चों के कमेंट के रिप्लाई करते रहो एक बार। देखो, यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या है? यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो मैं समझ गया कि 12% लाभ का मतलब होता है 3/25। कोई भी वस्तु अगर 12% लाभ पे बेची जाएगी, इसका मतलब यह है कि 25 का सामान 28 में बेचा जाए। मानते हो? क्या पहली संख्या 28 से कट रही है? ये तो 7 से नहीं कट रही, 28 से घंटा कटेगी। क्या 150 28 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही। क्या 161 12 28 से कट रही है? नहीं कट रही, 7 से नहीं कट रही, केवल 28 से 168 कट रही है। बी आंसर है। आप सोचो, ये सवाल मैंने नहीं बनाया, अभी अभी पूछा गया है, ताजा ताजा CHSL टियर 2024। आप ही बताइए कि इस लाइन को देख करके मैं क्यों दिमाग लगाऊं? अब मुझे मालूम चल गया है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं, अगर SP पूछ रहा है तो मैं सिर्फ देखूंगा लाभ कितना है, और पहले मेरी निगाह जाएगी क्या ये सवाल ऑप्शन से हो सकता है, क्योंकि SSC जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट कर रही है ताकि बच्चे का समय कम लगे। अगर आप SSC या एग्जामिनर के इस इंटेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, अपनी मनचाही पोस्ट नहीं ले पाएंगे, आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो देखिए, कुल मिला के बात ऐसी है कि आज की हमारी डेमो क्लास थी, हम किस किस तरीके से